हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो पादप समुदाय हैं उन समुदायों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शैवालों के बारे में पढ़ा, अब हम ब्रायोफाइटा जो कि शैवालों से अधिक विकसित पादप समूह होता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और इसका नाम है प्लांट किंगडम। इसमें ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा, अब देखिए ब्रायोफाइटा क्या है, ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप किसे कहा जाता है? देखिए, ये इस प्रकार के पादप होते हैं जो प्रथम स्थलीय पादप होते हैं, यानी पहली बार ये, इनसे पहले जो पादप समुदाय होता है वो जल के अंदर ही रहते हैं, यानी शैवाल होते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रथम स्थलीय पादप होते हैं। ये बात हम कल भी बता चुके हैं, एक बार फिर यहीं से चालू कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। देखिए, यह प्रथम स्थलीय पादप है, यह की जगह कर सकते हैं। इस वर्ग के या इस समूह के जो पादप होते हैं वो प्रथम स्थलीय पादप होते हैं और इन्हें पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर पादप कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात है कि ये पादप जो होते हैं ये भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको पादप जगत के उभयचर कहते हैं। इनमें वास्तविक सम्मेलन ऊतक जो होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लैम कहते हैं उनका अभाव होता है। ये पुरानी या नम दीवारें जो होती हैं या फिर गीली चट्टानें होती हैं उन पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अर्थात ये एक तरह से कि जहां पहले से कोई पादप वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं तो वहां पर ये शुरुआत कर सकते हैं और ये उपस्थित रहते हैं। इनका जो शरीर है वो थैलस के रूप में होता है, यानी हरे रंग की चपटी संरचना के रूप में होता है। ठीक है, जो जमीन की नीचे की सतह से, यानी एक प्रकार से उस सतह से चिपका हुआ रहता है और इनके नीचे से मूलाभास, जड़ के समान मूलाभास निकलते हैं जिनको राइजोइड्स कहते हैं। अर्थात ये एक कोष के भी हो सकते हैं, बहुकोष के भी हो सकते हैं। अलग अलग ब्रायोफाइटा पादप के अंदर इनकी स्थिति अलग अलग होती है, हम आगे बताएंगे। इनके भी प्रकार होते हैं ब्रायोफाइटा के, तो उनके अंदर ये इस तरह से देखे जा सकते हैं। साथ में ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं कि उस अधः स्तर, यानी एक प्रकार से नीचे का जो स्तर है उससे जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। साथ में देखिए, यहां तने के समान तनासम, पत्ती के समान पत्तीसम संरचनाएं पाई जाती है। तो ये क्या है कि ये दो प्रकार के पादप होते हैं, एक तो होता है मॉस और एक होता है लीवरवर्ट। तो जो लीवरवर्ट होते हैं वो तो उनमें तो ये विकसित नहीं होते, लेकिन जो मॉस होते हैं उनमें ये पत्ती जैसी संरचना, तने जैसी संरचना हल्की फुल्की विकसित हो जाती है। साथ में देखिए, इनमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, ये बात हम बता चुके हैं। और इनमें ये ब्रायोफाइटा वर्ग के जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो इसके अंदर होता है वो हेपेटिसीडा होता है, जिससे हम कह सकते हैं, देखिए यहां ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये 3 प्रकार। ठीक है, अब देखिए, एक तो होता है हेपेटिसी या हेपेटिकोप्सिडा, एक होता है एंथोसेरोटी और एक होता है मसाइया ड्रॉपसीडा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं
कि ये किस तरह से अब आता है कि इनमें जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है जो हम कल भी बता रहे थे, उसको आगे बता रहे हैं कि देखिए ये इस तरह के पादप होते हैं। ये इस तरह की चपटी संरचना है, ये इसमें मध्य रेखा होती है और इसमें ये इस तरह से यहां सल्क पाए जाते हैं और इनसे ये मूलाभास निकले रहते हैं। ये मूलाभास, ठीक है। अब इनमें देखिए यहां पर ये जो संरचना है इसको कहते हैं, ये है स्त्रीधानी। स्त्रीधानी को आर्चिगोनियम कहते हैं और ये होती है पुधानी। इसको कहा जाता है एंथ्रीडियम कहा जाता है। यानी ये संरचना जो है ये तो है एक प्रकार से नर जनन संरचना, नर जनन संरचना या नर जनन अंग, और ये है मादा जनन अंग है। ठीक है, अब यहां हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये संरचना आगे बढ़ती है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहां जो है लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि नर जनन संरचना पुधानी होती है और मादा जनन संरचना स्त्रीधानी होती है। ये दोनों ही संरचनाएं बहुकोशिकीय होती हैं। ठीक है, अब ये स्त्रीधानी जो है वो किस प्रकार की होती है, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्त्रीधानी इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम कह सकते हैं फ्लास्क जैसी आकृति की संरचना होती है। इस संरचना में यहां पर आवरण होता है, इनको कहते हैं आवरण कोशिका। ये कोशिका होती है। अब इसमें क्या होता है कि यहां 1 2 3 और ये चार कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका जो है यहां पर होती है और एक जो है यहां पर ये कोशिका होती है। ठीक है, अब इसका वर्णन करें हम कि ये होती क्या है। ये आपको एक बार याद हो जाएगा तो आगे फिर कई बार आएगा ये काम। ये स्त्रीधानी जो है इसमें देखिए ये जो चार कोशिकाएं हैं इनको कहा जाता है गिरीवा नाल कोशिका, शॉर्ट में कहते हैं एनसीसी, नेक कैनाल कोशिका। इसको कहते हैं अंडदा नाल कोशिका, यानी इसको वेंट्रल कैनाल कोशिका बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। और ये जो है ये बोलती है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, और ये जो है ये आवरण कोशिका है, कवर सेल है। यानी ये जो पादप होते हैं इनकी स्त्रीधानी इस प्रकार की होती है।
ये याद रखिएगा। अब ये पूधानी जो होती है ये इस प्रकार की होती है, इसमें भी बहुकोश के आवरण होता है, और इसमें क्या है कि लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। तो इस तरह से यहां पर अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं पुमर्णु मार्त कोशिका, पुमर्णु मार्त मदर कोशिका, जो लगातार विभाजन करके, ये सब अगुणित होती है, ये भी अगुणित है, सभी अगुणित है। अब इसके बाद क्या होता है कि इनसे यहां ये आवरण है, इसमें पुमर्णु बन जाते हैं। ये पुमर्णु एज ए नर युग्मक है, ये मुक्त हो जाते हैं, द्विकंसाविक ये होते हैं ऐसे, ये एंथ्रोजॉइड कहलाते हैं पुमर्णु, जिनकी बहुत सारी संख्या होती है। अब जैसे ये पानी में तैरते रहते हैं, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, और यहां पर क्या होता है कि जैसे ये परिपक्व होती है स्त्रीधानी, इसमें ये केवल ये कोशिका रह जाती है, ये वाली अंड कोशिका। बाकी की जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, यहां एक प्रकार से श्लेष्मीय पदार्थ की तरह यहां बन जाता है, ये श्लेष्मा है, श्लेष्मा, ठीक है। यानी चिपचिपा सा पदार्थ है, और बाकी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। अब ये पुमर्णु जो होता है, ये पुमर्णु तैरता हुआ ये इसमें प्रवेश कर जाता है जल के माध्यम से, जल के माध्यम से पानी में तैरता हुआ ये इधर चलता चला जाता है, और ये चला गया। अब चलने के बाद में यहां पर क्या है कि ये पहुंच गया, इसमें केंद्रक है और ये केंद्रक है, इन दोनों का केंद्रकों का संलयन हो जाता है, केंद्रक संलयन, इस क्रिया को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है। अब ये दोनों एन एन है, ये पुमर्णु एन है और ये अंडकोश का भी एन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब आगे का क्या हो जाएगा कि ये जो है ये जो संरचना है यहां पर ये युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और ये युग्मनज जो है वो 2n होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए ये n है और ये n है, n n मिलकर के क्या बना लेते हैं, 2n बना लेते हैं, यानी एक प्रकार से युग्मनज बन गया है, युग्मनज एज ए द्विगुणित संरचना बन जाती है। अब इस युग्मनज से ये लगातार विभाजन होता है, और ये जो युग्मनज बना है इससे 1 से 2, 2 से 3, 4 इस तरह से कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। अब ये सारा कार्य कहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, ये तो अलग से निकाल गया। अब ये कार्य जब यहां हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां से ये एक
बीजाणुविद संरचना का विकास हो जाता है। यहां पर यह एक संरचना बन जाती है। तो इसमें देखिए ये जो नीचे का भाग है इसको तो कहते हैं फुट, इसको कहते हैं सीटा, और ये जो भाग है इसको कहते हैं कैप्सूल। तीन भाग हो गए। अब ये सारा कार्य देखिए यहां इस तरह से चल करके और ये इससे विकसित हो गया है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि देखिए ये जो पीढ़ी होती है, ये जो पादप है, ये बीजाणुविद संरचना है, बीजाणुविद, ये 2n संरचना है, और ये क्या है, ये युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है ये अगुणित अवस्था में और ये 2n द्विगुणित अवस्था में। तो यहां एक बात आपको बताई जाएगी कि ये जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप होते हैं इनमें क्या होता है कि जो द्विगुणित पादप संरचना होती है, यानी बीजाणुविद जो पीढ़ी होती है ये वाली, ये पीढ़ी इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित होती है। अर्थात युग्मकोद्भिद पीढ़ी से वो पोषण प्राप्त करती है। कौन? बीजाणुविद भित्ति पोषण प्राप्त करती है। अब इसमें क्या होता है कि यहां देखिए ये संरचनाएं हम हटा दें या यहीं रहने देख लें आप, तो इसमें क्या होता है, बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु जो बनते हैं ये अगुणित बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जैसे ये बीजाणु जो होते हैं मुक्त होते हैं, ये वातावरण में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद जब इनका अंकुरण होता है तो एक प्रकार से ये नया पादप बना लेते हैं युग्मकोद्भिद। ये बीजाणु है, बीजाणु का अंकुरण हो जाता है। तो यहां आप देखिएगा कि किस तरह से इनमें लैंगिक जनन हो रहा है। आप एक एक बात को दोबारा समझिएगा कि देखिए ये जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन के अंदर नर जनन संरचना के रूप में पुधानी बनती है और मादा जनन संरचना के रूप में स्त्रीधानी बनती है। स्त्रीधानी जो होती है वो फ्लास्क रूपी संरचना होती है जिसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं, अंडधा नाल कोशिका होती है और अंड कोशिका होती है। इसी प्रकार से जो पुधानी होती है उसमें पुमाणु बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, और ये द्विकंसाविकीय नर युग्मक जो है वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं। यहां जैसे ही स्त्रीधानी परिपक्व होती है तो इसकी ग्रीवा नाल कोशिकाएं और अंडधा नाल कोशिकाएं गल जाती हैं और एक श्लेष्मीय पदार्थ का निर्माण कर लेती हैं। ये श्लेष्मीय पदार्थ जो होता है इन पुमाणुओं के लिए आकर्षण का कार्य करता है, अर्थात गति करते हुए पुमाणु जो है जल की सहायता से उस स्त्रीधानी में प्रवेश कर जाते हैं। ये स्त्रीधानी है, देखिए ये इस तरह की स्त्रीधानी है, तो इसमें प्रवेश कर गए और पुमाणु और स्त्री अंड कोशिका जो कि अगुणित संरचनाएं होती हैं दोनों के केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं, तो निषेचन हो जाता है, यानी युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ये जो जाइगोट बनता है इसमें लगातार विभाजन होता है और उस विभाजन से इस तरह की संरचना बन जाती है जिसमें तीन भाग होते हैं। नीचे का भाग फुट होता है, बीच का भाग सीटा होता है, ऊपर का भाग कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, विभजोतक ऊतक होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री जो विभाजन है उस विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु इनके परिपक्व होने पर यहां से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होकर के जमीन में गिर जाते हैं। गिरने के बाद इनका अंकुरण हो जाता है और एक नया पादप विकसित हो जाता है। तो एक ही ब्रायोफाइटा पादप से हजारों की संख्या में नए पादपों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से इनके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि इनमें ये जो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो वो जो पूरी तरह से जमीन पर लेटे हुए रहते हैं यानी जिनमें कम विकास होता है, और एक वो जिनमें ज्यादा विकास होता है। देखिए आपको हमने बताया था कि शैवालों से ये ज्यादा विकसित होते हैं। तो एक तो वो है जो शैवालों से मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा ही कम विकसित उनके अंदर विकास का क्रम होता है, तो उनको तो कहा जाता है लीवरवर्ट, और जो ज्यादा विकसित हो गए उनको कहा जाता है मॉस। तो यहां ये जो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पादप है इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक तो है लीवरवर्ट और दूसरा है मॉस। ठीक है, साथ में ये जो पादप होते हैं इनका आर्थिक महत्व मानव जीवन में कम ही है, क्योंकि ये एक तरह से इनसे ना कोई फल है ना बीज, इस तरह की चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन इन पादपों के अंदर नमी को ज्यादा समय तक रोके रखने की क्षमता होती है।
इसलिए इनका उपयोग जो किया जाता है वो जैसे फल है, सब्जियां हैं या फूल वगैरह हैं, इनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उस नमी को ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। किसके लिए? पैकिंग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। साथ में दूसरा इनका उपयोग क्या है? इनका देखिए एक इक्विसिटम नाम का होता है पादप, तो उसके अंदर थोड़ी सी जलाने की, यानी इससे लकड़ी तैयार कह सकते हैं, जलाने में इसका उपयोग किया जाता है, पीठ तैयार किए जाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य वो है कि देखिए ये वो पादप हैं जहां पहले कुछ भी जमीन पर नहीं उगता है, तो वहां शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले किसकी होती है? ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों की होती है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किसी भी चट्टान की जो जगह है या ऐसी जगह जहां पहले से कोई पादप नहीं है उसको इस योग्य बना देते हैं कि वहां पर उच्च वर्ग के पादपों का विकास हो सके, यानी एक प्रकार से मिट्टी का निर्माण इनके द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के कुछ पादपों की विशेषता है। अब हम कल पढ़ेंगे लीवरवर्ट और मॉस के बारे में, तो यही बातें फिर रिपीट होंगी, पर यहां हमने कॉमन बात बता दी कि भाई किस तरह से ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं। ठीक है, तो ये चित्रों के माध्यम से आप समझ गए हैं, और फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।